Hello students, today we are going to do class 10th NCERT Math first chapter real numbers and exercise 1.2 from question number 3. In question number 3 we have to find LCM and HCF of three numbers. हमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं और हमें उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो हम लोगों ने कल किया था। प्राइम फैक्टर्स बना के हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले 12 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और वी कैन से 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। देन 15 के हम लोग बना सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 21 के हम लोग बना सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम पता करते हैं हम लोग। तो एलसीएम का तरीका क्या होता था कि सारे फैक्टर लिख लो एक बार। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 लिख चुके हो, 5 आ रहा है, 3 लिख चुके हो, 7 आ रहा है। एलसीएम में हमें पावर क्या देखनी होती थी? मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी पावर। तो अब 2 की पावर सभी में क्या बड़ी आ रही है? 2 आ रही है। 3 की पावर तीनों में ही 1 है तो कोई कंपैरिजन नहीं है, 1 ही लिखी जाएगी। सिमिलरली 5 और 7 की पावर भी 1 ही आएगी। तो जब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 35 420। तो एलसीएम की वैल्यू आ गई है 420। नाउ लेट अस डू एचसीएफ। एचसीएफ में आपको पता है कॉमन देखना होता है। तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है और इधर पावर क्या चलनी होती है? मिनिमम। तीनों में पावर 1 है तो इसका मतलब 1 ही लिखा जाएगा, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो एचसीएफ आ गया 3 आ गया। अच्छा, अब वेरीफाई करने का जो तरीका है वो ये नहीं है कि a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c कर दोगे और फिर सॉरी हाँ जी और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। इसके लिए मेथड अलग है लेकिन वो हमारे सिलेबस में कवर अप नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं 23, 17 एंड 29। तो जैसे अगर आप इसके फैक्टर्स बनाओगे तो यू कैन क्लियरली सी कि 17, 23 और 29 का कोई यहाँ पे फैक्टर नहीं बनेगा। तो एलसीएम जो है वो आपके पास क्या आएगा? तीनों नंबर्स की आपस में डायरेक्टली आपको क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए किसी भी नंबर्स में तो जो नंबर होते हैं उस उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एलसीएम 11,339। तो ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट मल्टीपल मींस 11,339 is that number which will be coming in the table of 17, 23 and 29 as well। ये आपका एलसीएम निकल कर आ गया। नाउ एचसीएफ। एचसीएफ में आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है सिवाय 1 के जिसमें ये तीनों फिट आते हैं। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी द 1। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। थर्ड पार्ट 8, 9, 25। फिर 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और वी कैन से 2 की पावर 3। Then there is a 9 के क्या बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। एंड लास्ट इज 25। तो 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 into 5 तो 5 का स्क्वायर। तो अगेन एलसीएम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। क्योंकि हमें पावर मैक्सिमम देखनी है लेकिन कंपैरिजन कोई है ही नहीं है तो 2 की पावर 3 ही जाएगी, 2 जाएगी और अगेन 2 जाएगी। तो 8 into 9 into 25। तो हम लोग जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 9 into 25 we will get 1800 1800। HCl अगेन आप लोग देख सकते हो HCl में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 के टेबल पे ये तीनों आएंगे लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसपे ये तीनों इकट्ठे आते हों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 we are given that HCF of
306 and 657 is equal to 9. Then we have to find the LCM of these two numbers. हमारे पास दो नंबर का HCF दिया हुआ है और LCM हमें पता करना है। और आपको पता है कि अगर मुझे दो नंबर के बारे में पता हो और उसका LCM पता हो या HCF पता हो तो एक रिलेशन हमारे पास होता है। क्या होता है वो रिलेशन? HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर A एंड B। जैसे मैंने अभी कहा कि 3 नंबर्स के लिए फॉर्मूला वैलिड या एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 2 नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल भी रहेगा और वैलिड भी है। तो HCF कितना आया है अपने यहाँ 9। LCM हमें पता नहीं। पहला नंबर लेट कर लो 306 और दूसरा नंबर लेट कर लेते हैं 657। अब आपने LCM पता करना है तो आप 9 को कहाँ पे ले जाओगे? डिवाइड में। तो आप इसको डिवाइड में लेके जाओगे। 9 के टेबल पे ये हमारे पास कट आउट हो सकता है। तो 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय 657 तो 20,338। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा। तो यानी कि बिना फैक्टर बनाए अगर हमारे पास नंबर्स हैं और HCF है तो कोई भी रिलेशन ऐसा है तो हम लोग इजीली फोर्थ क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, लेट अस डू नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 उन्होंने पूछा है चेक वेदर 6 की पावर n ends with digit 0 for any natural number n। कहता है n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता ही है क्या होते हैं, जिनको नहीं पता वो नोट कर ले। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इनफिनिटी तक ये चलेंगे। पॉइंट्स वाले नंबर इनमें शामिल नहीं होते, ना ही जीरो ना ही नेगेटिव और ना ही अपॉन। जैसे 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो कहते हैं अगर आप n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, जैसे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 कर लो, पुट कुछ भी मतलब पुट करते चलो। कहता क्या कोई ऐसा n की यहाँ पे वैल्यू है जिसको पुट करने पर हमें जो एंडिंग है वो 0 पे मिल जाए। जैसे अभी तो एंडिंग कहाँ पे हो रही है आपकी? 6 पे एंडिंग हो रही है। तो हमें एंडिंग कहता है क्या 0 पे कभी पॉसिबल हो सकती है? चलिए एक जो सिंपल सा बताता हूँ। कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है वो सपोज कर लो, मैं ये 2-3 नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, ये सभी 0 पे एंड हो रहे हैं। ये मतलब 0 जो है वो यूनिट प्लेस पे आ रहा है। अब देखो 30 के फैक्टर बनाओ तो यू विल गेट 2 इंटू 3 इंटू 5। 20 के बना लो 2 इंटू 2 इंटू 5 और 10 के बना लो 2 इंटू 5। इसी तरीके से आप कोई और नंबर भी उठा सकते हो। अब उनमें आप कॉमन क्या देखोगे? उनमें 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर में 0 पे एंडिंग होनी है तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा उसके पास 2 और 5 दोनों होने जरूरी हैं। तो 6 की पावर n, 6 के फैक्टर बनाते हैं। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3n या 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 6 के फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 बन रहे हैं, लेकिन 5 तो यहाँ पे नहीं आया। जब 5 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी 0 पे एंडिंग नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इस क्वेश्चन की लाइन मतलब खैर एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो इसलिए आपको ज्यादा मतलब करने की इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक चीज आपकी तरफ ध्यान देना चाहूंगा, हम लोग क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या चीज होती है? ये चीज कहती है थ्योरम कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं, उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन नंबर फिक्स रहेंगे। मतलब अगर आप 6 के प्राइम फैक्टर बनाना चाहते हो, आपने 2 और 3 बना दिए, आपका फ्रेंड भी इसमें 2 और 3 बनाएगा, आप जितने भी स्कूल में है वो भी सारे 2 और 3 बनाएंगे। इंडिया से बाहर पाकिस्तान में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, चाइना, जापान, जहां मर्जी चले जाओ,
6 के फैक्टर 2 और 3 ही रहेंगे, मतलब इनके कोई भी नए नंबर के साथ फैक्टर नहीं बन सकते। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, मतलब 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 है वो कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो जब 5 इसके प्राइम फैक्टर का हिस्सा है ही नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली है कि 6 की पावर n कभी भी 0 पे एंडिंग नहीं होगा। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 5 कैन नेवर बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, so 6 की पावर n will never end with 0। तो कभी भी 0 के साथ उसकी एंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक्सप्लेन करें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और एक और नंबर है, वो कहता है कंपोजिट नंबर है, वो आप लोगों को प्रूव करना है या एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। नंबर विच हैज मोर देन 2 प्राइम, 2 प्राइम नहीं, एक्चुअली 2 और प्राइम ही लिखेंगे, ओनली फैक्टर्स लिखेंगे। 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपके पास नंबर 4 है, 4 के देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 है। तो देखिए 2 से ज्यादा हो गए तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। 6 की बात करें, 1 है, 2 है, 3 भी है और 6 भी है, तो अगेन 2 से ज्यादा हो गए। तो कह सकते हो आप कि 3 या 3 से ज्यादा वाले फैक्टर्स वाले नंबर्स को वी विल कॉल कंपोजिट नंबर। और यही चीज हम लोगों ने जो भी गिवन है उसमें हमें प्रूव करनी है। तो ये जो नंबर है 13 और ये वाला, आप इसमें से 13 कॉमन ले सकते हो, ये प्रोडक्ट है और प्लस है तो 13 कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 11, क्योंकि 13 तो आपने बाहर निकाल लिया, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग इंटू 1 लिख सकते हो, या वो भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे है आपका प्लस, 13 बाहर है तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 77 और प्लस का 1 ये ऐड है। 77 में जब आप लोग 1 ऐड करोगे तो यू विल गेट 78। अब आप देखिए 78 को अगर आप फैक्टर बना के लिखोगे तो यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो आप क्या देख रहे हो, 13 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है और 1 फैक्टर होता ही है। और अगर आप 1 को कंसिडर ना भी करो इस क्वेश्चन में तब भी आपको 1 2 3 तीन फैक्टर्स बन गए। तो जब 3 या 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब ये जो आपको नंबर दिया हुआ है दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। तो 5 अगेन आप कॉमन ले लोगे क्योंकि इस वाले में और इस वाले में 5 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर है तो 1 आ गया। अब इन सभी नंबर्स की आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आई एम गेटिंग 1008 प्लस 1। तो ये बन गया आपका 5 इंटू 1009 और एक 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 तो फैक्टर होता ही होता है। तो आप क्या देख रहे हो, एक 1 फैक्टर हो गया, एक 1009 फैक्टर हो गया और एक 5 हो गया। तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो नंबर कंपोजिट होता है।
1009 के फैक्टर्स अगर आप बना सकते हो तो बना लो, बट आई थिंक एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ये या तो खुद के टेबल पे जाएगा 1009 या फिर 1 के टेबल पर ही जाएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ कंपोजिट चेक करना है, और कंडीशन क्या कहती है, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा, और वही हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, खेल का मैदान है, और उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल बना हुआ है, यू कैन से ऐसे। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा हम लोग बेटर बना लेते हैं, ये अब सही है। तो सर्कुलर फील्ड बन गया। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट का टाइम लगता है। रवि टेक्स 12 मिनट्स, तो रवि को टोटल टाइम लगेगा 12 एक पूरा चक्कर लगाने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। मान लो उन दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। मान लेते हैं ये पॉइंट है जहां से रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन, टाइम भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, और पॉइंट भी सेम। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसी पॉइंट पे एक बार इन्होंने रेस शुरू कर ली तो दोबारा कब मिलेंगे। अब देखो क्लियर बात है कि यहाँ पे टाइम 0 पे इन्होंने इकट्ठा स्टार्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही टाइम आगे चलेगा तो सोनिया 18 मिनट्स लगा रही है और रवि 12 मिनट्स लगा रहा है। तो इट मीन रवि की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो एक कंप्लीट चक्कर पहले निकाल देगा सोनिया से। तो यानी कि सोनिया, रवि 12 मिनट्स के बाद यहाँ पे होगा, लेकिन सोनिया इन बिटवीन कहीं पे बीच में होगी। तो अब रवि आगे चला जाएगा और 24 मिनट्स में वो पूरा चक्कर दूसरा भी लगा लेगा, लेकिन सोनिया का अभी एक चक्कर ही कंप्लीट हुआ होगा और वो दूसरा सर्कल अभी कंप्लीट करने वाली होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टाइम है 18 और 12 से ज्यादा होगा। और जैसे हमने बात की है कि 18 और 12 से अगर ज्यादा निकालना है तो हमेशा हमें एलसीएम निकालना होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 18 और 12 का एलसीएम मिल जाए तो फिर वो जो एलसीएम आएगा वही मेरा आंसर बनेगा कि इतने टाइम के बाद दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो आपको पता है 18 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 12 हम लोग लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब एलसीएम के लिए आपको पता है क्या करना होता है, जितने भी फैक्टर होते हैं सब उठा लो, 2 और 3 आ रहे हैं। फिर सबसे बड़ी पावर देखनी होती है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 आ रही है। तो 4 into 9 दैट इज 36। तो इसका मतलब क्या है, 36 मिनट्स के बाद रवि और सोनिया दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। लेकिन फर्क क्या होगा, रवि ने उस टाइम पे 3 चक्कर लगा लिए होंगे और सोनिया ने 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो यानी कि जब चीजें ज्यादा निकालनी होती है गिवन से तो एलसीएम निकालना होता है, और जब कम निकालनी होती है तो फिर एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट भी डन हुआ। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हुई। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।